नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। द स्कूल डोर क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है एमपी बोर्ड कोर्स 2020, जिसमें हम हिंदी विषय को लेकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो क्लास में एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की किताब है, जिसका नाम है वासंती, जो कि हिंदी की किताब है, उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा पार्ट का नाम है संस्कृति का स्वरूप। उस पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यह पाठ निबंध है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को भी समझेंगे। लेखक परिचय: डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी अर्थात 1904 यानी 1904 में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई, यानी कि 1967 में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों, यह बात अंडरलाइन करने लायक है, क्योंकि इस लाइनों में लगभग 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस राज्य में हुआ, तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। किस जनपद में हुआ था, तो जनपद का नाम है मेरठ जनपद। किस ग्राम अर्थात गांव में हुआ था, तो गांव का नाम है खेड़ा। कौन सी सन में इनका जन्म हुआ था, तो 1904 यानी 1904। मृत्यु इनकी कौन से सन में हुई थी, तो 1967 में इनकी मृत्यु हुई है, यानी कि 1967 में इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए यह लाइन अंडरलाइन करने लायक है। आगे पढ़ते हैं। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। आपको यह बात करनी है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जो माता पिता हैं वह कहाँ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ। लखनऊ किस राज्य में आता है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ये सामान्य सा ज्ञान है जिसको आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। इनकी जो प्रारंभिक यानी नर्सरी से लेकर के 10वीं या 12वीं तक की जो शिक्षा कहलाती है वह कहलाती है प्रारंभिक शिक्षा। उनकी लखनऊ में ही हुई है। बाद में इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। काशी विश्वविद्यालय, माफी चाहूंगा, इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्यक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। बच्चों, यह बात आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बच्चों, यह जो स्टेटमेंट अभी हमने जो अंडरलाइन किया है, लगभग 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर में यहाँ से ये स्टेटमेंट पूछा ही गया है। हर साल ये स्टेटमेंट आया ही है, चाहे वो आपके चूज द करेक्ट में हो यानी सही विकल्प में हो, रिक्त स्थान में हो, जोड़ियों में हो, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर में हो, या फिर कह सकते हैं सत्य असत्य। इन पांचों प्रकार के जो ओटी वाला फॉर्मेट है, इनमें यह स्टेटमेंट आया है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को एक पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य अकादमी ही पुरस्कार देती है। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनी कालीन भारत वर्ष, पृथ्वी पुत्र, पोदार अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई हैं किताबें हैं और संपादित की गई है, यानी कि इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं और कुछ किताबों को इन्होंने संपादित किया। संपादित करने का मतलब होता है इन्होंने पब्लिश की है। दूसरे लेखकों के द्वारा जो लिखी गई जो रचनाएं होती हैं, तो पब्लिशर्स उनको पब्लिश करता है, तो उसको कहते हैं संपादित करना। तो उनकी जो मुख्य किताबें हैं, तो किताबों के नाम बताए हैं, उरु ज्योति है, कला संस्कृति है, कल्प वृक्ष है, कादम्बरी है, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनी कालीन भारत वर्ष, पृथ्वी पुत्र, पोदार अभिनंदन ग्रंथ। इनकी जो ये रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा एग्जामिनर रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो इन रचनाओं को याद कैसे करें, तो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सजेशन देना चाहूंगा। जिस तरह से आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक के
फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप छोटी छोटी कविताएं पढ़ते हैं जिनको आप याद फिर आपको उनको याद रह जाती हैं, आपके दिमाग में रह जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर जब आप बिल्कुल फास्ट तरीके से पढ़ते हैं, तेज पढ़ते हैं, फिर भी वो बातें आप लोगों को याद रह जाती हैं। तो आपको ये समझना है इनकी जो रचनाएं हैं, एक व्हाट्सएप का मैसेज समझ लीजिए, फेसबुक का मैसेज समझ लीजिए, या फिर कह सकते हैं न्यूज़ की एक कोई कटिंग समझ लीजिए, या फिर न्यूज़ है, इनको आप फास्ट तरीके से पढ़ना है। मात्र इसको पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर आप रटने वाली बुद्धि लगा करके आप इसको पढ़ोगे तो फिर आपको याद नहीं होगी। अगर आप एक सामान्य तरीके से पढ़ोगे, याद करने के लिए नहीं, सामान्य तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। अब ये पूछा है कि माफी चाहूंगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं कैसे, उनका व्यक्तित्व है कैसा। तो इन्होंने अधिकांशतः भारतीय इतिहास और उससे पुरातत्व संबंधी और भारतीय संस्कृति से संबंधित जो गंभीर विषय हैं उनको उन्होंने समझा है और समझे हुए विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी के कारण अध्येताओं यानी भारतीय इतिहास को जानने वाले हों, भारतीय संस्कृति को जानने वाले हैं, उनमें भी ये शीर्ष स्थान पर यानी टॉप पर है। कालिदास के मेघदूत और बाणभट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने पीठिका, पीठिका का मतलब होता है, एक तरीके से देखते हैं, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। जो मेघदूत जो ग्रंथ है कालिदास जी का, ये संस्कृत भाषा में है, और बाणभट्ट जी की जो हर्षचरित जो नाम की जो रचना है ये भी संस्कृत भाषा में है, जिनको इन्होंने पीठिका यानी उसका एक तरीके से सार रूप जो है ट्रांसलेशन उन्होंने हिंदी भाषा में किया है, जिसमें इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह से हमने लेखक परिचय पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय भाव। लेखक ने इस निबंध में बताया है संस्कृति एक बड़ा व्यापक शब्द है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला वृक्ष है। ये बात आप लोगों को अंडरलाइन करनी है और थोड़ी देर रुककर यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि इन्हीं लाइनों में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ बता रहे हैं लेखक कि संस्कृति शब्द एक शब्द नहीं है, यह शब्द अपने आप में कई गंभीर विषयों को लेकर एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। संस्कृति शब्द में ही हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, हमारी बौद्धिक पृष्ठभूमि हो, हमारी शारीरिक पृष्ठभूमि हो, या फिर हमारी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि हो, इन सभी पृष्ठभूमियों को एक संस्कृति शब्द जो है वो अपने आप में समाहित कर लेता है। इसलिए लेखक कहते हैं संस्कृति शब्द शब्द नहीं है, इसके मायने बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए शब्द व्यापक हो जाता है। और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला एक वृक्ष है। यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस तरह से वृक्ष होता है, एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वो फल देने वाला हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जो संस्कृति है, यानी कह सकते हैं हमारे जो संस्कार हैं, हमारे चारों ओर जो वातावरण है, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं और उन्हीं से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो यह हमारे जीवन में एक फल देने वाले वृक्ष के रूप के समान कार्य करता है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। यह बात हमें अंडरलाइन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको भी समझते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं संस्कृति, संस्कृति शब्द का मतलब होता है संस्कार, या फिर कह सकते हैं हम जिस जो आसपास के माहौल में ढल जाते हैं, पारिवारिक माहौल में जो ढल जाते हैं, वही हमारे आगे चलने वाली जो सफलता है उसका एक बेस बनता है, यानी वह आधार बनती है हमारी संस्कृति। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं संस्कृति जो शब्द है एक शब्द व्यापक है, और यही संस्कृति है भूत यानी पास्ट यानी भूतकाल, वर्तमान यानी होता है प्रेजेंट, और भावी यानी होता है भविष्य यानी फ्यूचर। इन सभी जो तीनों प्रकार के समयों को इकट्ठा करके हमारे जीवन के जो आने वाले जीवन में जो सफलता है और जीवन किस तरह से होगा, ये निर्धारित करती है हमारी संस्कृति। क्योंकि इसी संस्कृति के द्वारा हमारी बौद्धिक संस्कृति का विकास होता है, यानी हमारी बुद्धि का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, हमारी मानसिकता का विकास होगा और हमारी सामाजिकता का विकास होता है। जिन इन्हीं चारों प्रकार की
जो विकास है उसको इकट्ठा करके हम जीवन को अपनाते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। यानी ये बता रहे हैं मनुष्य जीवन कभी रुकता नहीं है, यानी किसी मनुष्य के नष्ट हो जाने पर वह मनुष्य जीवन या फिर मनुष्य संबंधी संस्कृति नष्ट नहीं होती है, बल्कि वह संस्कृति उसकी पीढ़ियों में यानी आगे वाली जो पीढ़ी है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह से मनुष्य जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, वह रुकता नहीं है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। संस्कृति यानी जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसका जो भी पूरा उत्तरदायित्व है, जो भी पूरा अधिकार है, वो हमारे साथ ही चलता है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो यह हमारी संस्कृति की पहचान होगी, हम किस तरीके से स्वभाव वाले हैं। तो उसका पूरा जो हमने जो बिगाड़ किया है, उसका नुकसान किया है, तो उसका जो पूरा उत्तराधिकार हमारा ही है। यानी मैंने अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है तो उसका उत्तराधिकार किसी पड़ोसी का नहीं होगा, बल्कि मेरा ही होगा। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग है। उसी के मतलब है संस्कृति के ही अंग है। संस्कृति में ही हमारा धर्म है, संस्कृति में हमारे 6 प्रकार के दर्शन है और संस्कृति से ही हमारे साहित्य रचे पचे हैं। इसीलिए संस्कृति के ये अंग माने गए हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण, शरीर का शरीर निरूपित किया है। इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि संस्कृति मन का मन है। जिस तरीके से व्यक्ति के हृदय में मन निवास करता है, तो उसके साथ साथ मन के साथ साथ वह संस्कृति भी निवास करती है, प्राणों का प्राण। जिस प्रकार से मनुष्य के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जीने के लिए और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए संस्कृति ऑक्सीजन का काम करती है। शरीर का शरीर है। जिस तरीके से हमारा निरोगी शरीर हमारी आगे आने वाली सफलता में पूर्ण रूप से सहायक होता है, इसी तरीके से बता रहे हैं कि ये संस्कृति हमारे साथ चलती है, जो आगे चल करके हमारी सफलता में एक कार्यकारी सिद्ध होती है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य है संस्कृति की साधना। यह बात आप लोगों को अंडरलाइन करनी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र का मतलब होता है देश, संवर्धन मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, सबसे प्रबल कार्य यानी सबसे अच्छा कार्य क्या है? संस्कृति की साधना। अगर आप किसी देश को बढ़ाना चाहते हो, किसी देश को आगे पहुंचाना चाहते हो, किसी देश को उन्नत शिखर पे पहुंचाना चाहते हो, तो उस देश की जो संस्कृति उसको नष्ट मत होने दो। उस देश की संस्कृति को अपनाओगे तो वह देश ही आगे अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पुराने जमाने से चली आई रीति जो है उसी को सीधा सीधा अपना लेना एक तरीके से उचित नहीं है, बल्कि जो रीति चली आ रही है उसके लॉजिक को हमें समझना होगा। और ये भी नहीं करना है कि पुरानी नीतियों को बुरा जान करके हमें छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि हमारे पास जो इंटेलिजेंसी है यानी जो बुद्धि है उसका सहारा लेकर उसी को और हमें आगे बढ़ाना है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है। यह बात आप लोगों को अंडरलाइन करनी है, क्योंकि ये यहाँ से संबंधित कई बार चूज द करेक्ट में प्रश्न बनते हैं। पूर्व यानी पहले के, नूतन यानी नए के। जहाँ मेल होता है यानी जहाँ पुराना और जहाँ नया दोनों जब मिलता है तो वहां पर एक कुछ ना कुछ एक क्रिएशन होता है, इन्वेंशन होता है। जैसे हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे गए कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आज हम पढ़ते हैं और उन्हीं पढ़े हुए ग्रंथों में से हम कई प्रकार की रचनाएं करते हैं, तो वो इनोवेशन हमारे सामने निकल के आती है और फिर हम उन्हें चमत्कार के समान मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पर पूर्व जमीन का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से उपजाऊ भूमि कैसे होती है, कि उपजाऊ भूमि कैसी मानी गई है? जिस भूमि में थोड़ी सी नमी हो, जिस भूमि में सूखापन कम हो, जिस भूमि में हरी भरी घास ज्यादा आती है, तो उस भूमि में किसी भी प्रकार के बीज को डालोगे तो वह एक सुंदर सा फल देने वाला वृक्ष वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर पुराने जमाने लोगों के विचारों मिलते हो और नए जमाने के विचार दोनों एक साथ मिलते हो, तो जो संस्कृति है यानी जो हमारे संस्कार हैं तो उच्च श्रेणी के हो जाते हैं। जिस प्रकार से उपजाऊ भूमि जिसमें नमी भी होती है,
ठीक है, और ज्यादा शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति होती है, दोनों चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो वहां पर फसल बहुत ही सुंदर होती है। इसी तरीके से बता रहे हैं, जहाँ पर पुराने और नए दोनों विचार मिलते हैं तो वहां पर संस्कारों की उपज बहुत ही सुंदर होती है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण और स्वयं मनुष्यों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि किसी का भी जो चरित्र है, चरित्र मतलब कैरेक्टर, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चित नहीं होते हैं, स्वयं मनुष्य ही करता है। माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी का भी जो कैरेक्टर है, जो चरित्र, किसी ईश्वर के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा ही निर्मित होता है। जैसे आपके पड़ोस में रहने वाला एक श्याम है जो बहुत ही अच्छा है, ये अच्छाई आपने किसने निर्धारित की है? हम और आपने। और पड़ोस में रहने वाला जो घनश्याम है वह बुरा है, तो इसका जो कैरेक्टर किसने निर्धारित किया है? हमने और आपने। किसी देव ने, किसी भगवान ने निर्धारित नहीं किया है। तो इसलिए बता रहे हैं जो मनुष्य के जो चरित्र हैं स्वयं मनुष्य के कारण ही, ठीक है, यानी उनके गुणों के कारण ही और मनुष्यों के द्वारा ही उसको निश्चित किए जाते हैं कौन व्यक्ति कैसा है। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। और दुराग्रह मतलब होता है जिद। हमें ऐसा नहीं करना है कि पुराने विचारों को तो छोड़ देना ही है, जिद अपना लिए कि नए विचारों को अपनाना है, पुरानों को छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। और पुराने बातों में, या फिर कह सकते हैं नई बातों को छोड़ करके पुरानी बातों को अपना लेना, ये भी नहीं करना है। यानी हमें जिद पना छोड़ देना है, जिद्दी पने को छोड़ देना है। बल्कि इसके अलावा क्या करना है, जो हमारे सामने जो विचार हैं, हमारे सामने जो संस्कार हैं, जो हमारे पास एक सोच है, उसको क्या करना है? कसौटी पर कस के देखना है। यानी वह हमें जीवन में अपना कर देखना है। एक एग्जाम्पल दिया, कसौटी। कसौटी मतलब एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो सुनार, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सोने के आभूषण बनाने वाला जो व्यक्ति होता है सुनार, वह क्या करता है? कसौटी होती है, उसके पास पत्थर होता है, उसके पास जब कभी भी कोई सोना लेने या देने के लिए आता है तो उस पत्थर पर वह सोना घिस कर देख लेता है कि कितने परसेंट उसमें सोना है। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि पहले के विचार हो और अभी के विचार हो, ऐसा नहीं कर देना है कि पुराने विचारों को अपना लेना और नयों को छोड़ देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आगे आने वाले समय यानी नई पीढ़ी से आप दूर हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि नए विचारों को अपना लेना है और पुराने विचारों को छोड़ देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो पुराने विचारों से संबंधित या फिर कह सकते हैं हमारे पूर्वजों की जो बातें हैं, तो पूर्वजों से संबंधित हमारा जनरेशन गैप आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो पुरानी बातें हो या फिर नई बातें हो, तो दोनों की बातों को अपने भी प्रैक्टिकली जीवन में अपना देना है। उसके बाद जो सही है उसको फॉलो करना है। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन में किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। यह बात आप लोगों को अंडरलाइन करनी है। अब यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं, माफी चाहूंगा कवि नहीं है, लेखक जी हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यहाँ ये कहना चाहते हैं जो व्यक्ति कर्म तो नहीं करना चाहता है, ठीक है, और महान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने विचारों की उलझन में फंसे रहते हैं, जिसके कारण वह कोई एक नई पद्धति हो या फिर नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते हैं, नया इन्वेंशन, नया आविष्कार नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, या फिर कुछ अगले, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब पढ़ लेंगे। तो ऐसे विचारों की जो उलझन में फंसे हुए बच्चे हैं, वो नई चीज को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, वो नई चीज को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म से डरा रहता है, कर्म तो नहीं करना चाहता है, वो विचारों की उलझन में फंस जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते हैं। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हमें कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। अभी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को एक, मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी व्यक्ति को एक घर बनाना है, लेकिन उसके पास कोई नई चीज नहीं है, उसके पास बहुत सारी नई चीज नहीं है जिसके कारण वह एक अच्छा सा घर बना सके। लेकिन हाँ, उसके पास पुराना घर है, तो उसे तोड़ करके उसमें से जो ईंट है, उसमें से जो रॉड निकल रही है, उसमें से जो रॉ मटेरियल निकल रहा है, उसी का यूज करके एक नई चीज तो बना सकता है। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह दूसरी नई चीज खरीद करके वो कुछ इस प्रकार से नया घर बना ले।
तो इसलिए उसके लिए बेहतर क्या रहेगा, जो पुरानी चीजें हैं उसको तोड़ करके उसी को रॉ मटेरियल को यूज करके एक नया घर बना ले, वो बेहतर है। इसलिए बता रहे हैं कि पूर्वकालीन की जो संस्कृति है, यानी हमारे जो पूर्वकालीन पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं, दी गई जो सोच है, जो समझ है, उसको हम तो पहले ग्रहण करें, उसी को आधार मान करके, उसी को जीवन में अपना करके, उसी को जीवन में अपना करके मतलब जो सही चीज है उसको अपना करके हम आगे बढ़ें और नया इन्वेंशन करें, जिससे क्या हो, एक नई वस्तु का निर्माण हो, एक नई सोच का निर्माण हो, एक नई संस्कृति का निर्माण हो। इस तरह से बच्चों, आज हमने इस वीडियो क्लास में संस्कृति का स्वरूप जो पाठ है उसमें लेखक परिचय और इस पाठ का केंद्रीय भाव समझा है। आशा है कि आप लोगों को पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो क्लास में हम इस पाठ से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण बात है और यह जो निबंध है उसको पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान बने। जय हिंद।